नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माई लाइब्रेरी 99 पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 एंड अमेंडमेंट 1956 के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये एक्ट है क्या। तो डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट के का जो एरिया है, जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, इसमें जितनी भी पब्लिकेशन इंडिया में होती हैं, बुक्स की पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर की, पीरियडिकल्स की, चाहे वो जर्नल हो, मैगजीन हो, किसी भी तरह की पब्लिकेशन हो, वो सभी पब्लिकेशन इस एक्ट के अंतर्गत ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ये एक्ट हमारे देश में 1954 में लाया गया। इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि एक कंट्री के पास जो है उस कंट्री का अपने सिटीजन्स के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रिपोजिटरी होनी चाहिए। तो वो रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए, पब्लिक लाइब्रेरीज़ को बढ़ावा देने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, वहाँ कलेक्शन डेवलपमेंट हो इसलिए, और जो सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं उनको अपनी कंट्री में पब्लिश जो भी पब्लिकेशन हो रही है उसका एक्सेस प्रदान करने के लिए, उसका एक्सेस मिल सके और वो उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। तो इन सब रीजन से इस एक्ट को लेके आया गया। और इस एक्ट में प्रोविज़न क्या किया गया? इस एक्ट में प्रोविज़न ये किया गया, ये एक्ट कहता है कि कोई भी पब्लिशर ऑल ओवर इंडिया अब कोई भी पब्लिकेशन करता है तो वो पब्लिकेशन की 4 कॉपियाँ, एक कॉपी 4 अलग अलग लाइब्रेरीज़ को, जो कि बताई गई हैं, जैसे 1 कॉपी टू ईच लाइब्रेरी। फर्स्ट ही विल सेंड टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, सेकेंड ही विल सेंड टू दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, तो और तीसरी कॉपी वो भेजेगा कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास चेन्नई को, और 4th कॉपी भेजी जाएगी द सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई को। तो ये 4 लाइब्रेरीज हैं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, DPL दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास चेन्नई एंड द सेंट्रल लाइब्रेरी टाउन हॉल बॉम्बे मुंबई। तो इन 4 लाइब्रेरीज को एक कॉपी हर पब्लिशर को भेजनी होती है। और क्या प्रोविज़न बताए गए इसमें? क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिकेशन को एग्जेम्पशन दी गई? नहीं, इसमें किसी को भी एग्जेम्पशन नहीं दी गई, चाहे वो गवर्नमेंट पब्लिशर है, चाहे वो प्राइवेट पब्लिशर है, चाहे वो कुछ भी पब्लिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको एक्सेप्शन दिया गया है। अगर कोई भी ऑफिस या कोई भी पब्लिशर वो अपने इंटरनल यूज़ के लिए, अपने ऑफिस के इंटरनल यूज़ के लिए, या कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑफिस के इंटरनल यूज़ के लिए कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है या कोई बुक पब्लिश करता है, तो वो एग्जेम्प्टेड है, उसको उसकी कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। अब टाइमलाइन क्या दी गई है? एक्ट कहता है कि पब्लिकेशन की डेट से विद इन 30 डेज ये आपको नेशनल लाइब्रेरी, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, द सेंट्रल लाइब्रेरी एंड DPL दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को भेजनी ही भेजनी है। इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। अच्छा, इन केस कोई पब्लिशर इसमें डिफॉल्ट करता है, वहाँ पे कॉपी नहीं भेजता, तो क्या होगा? तो जो वहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सन है उन 4 लाइब्रेरीज में इन कॉपीज़ को रिसीव करने के लिए, वो कोर्ट में कंप्लेन फाइल कर सकता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस केस में भी क्रिमिनल केस फाइल किया जाता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है। हाँ, आपको आश्चर्य नहीं होगा ये जान के कि 1954 में एक्ट बना था और 1954 में 50 रुपीज़ का फाइन रखा गया था अगर कोई पब्लिशर डिफॉल्ट करता है। तो 50 रुपीज़ का फाइन 1954 में एक ह्यूज अमाउंट हुआ करता था। और इसके अलावा 50 रुपीज़ प्लस बुक की कॉस्ट का भी फाइन लगाया जा सकता है, ऐसा भी प्रावधान इसमें किया गया है। वो डिपेंड करता है जुडिशरी पे, जुडिशरी इसके विषय में क्या डिसीजन, क्या जजमेंट देती है। ठीक है दोस्तों, इसमें मोड ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी? तो इस एक्ट में बताया गया है, इसके सेक्शन 3 में बताया गया है मोड ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी। मोड ऑफ डिलीवरी जो है वो या तो बाई हैंड आनी चाहिए बुक, और बाई हैंड नहीं आ रही तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आनी चाहिए। और जब वो बुक रिसीव हो जाएगी तो वहाँ पे जो ऑथराइज रिसिपिएंट है वो उसकी एक रिसिप्ट बनाकर राइटिंग में उस पब्लिशर को प्रोवाइड करेगा। तो सेक्शन 3 में इस बात की चर्चा की गई है। सेक्शन 4 में जो हमने डिफ़ॉल्ट की बात की, प्रोसिक्यूशन की बात की, जिसमें क्रिमिनल केस चलाने का प्रावधान किया गया है, तो वो सेक्शन 4 के अंदर दिया गया है। सेक्शन 5 कहता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पब्लिकेशन डेट। तो सेक्शन 5 में इसकी बात कही गई है। सेक्शन 6 में मेमोरेंडा ऑफ बुक के बारे में बताया गया है। मेमोरेंडा ऑफ बुक होता क्या है? इसमें बताया गया है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको बुक में प्रिंट करनी है। जैसे टाइटल ऑफ द बुक, अगर वो इंग्लिश में है तो ठीक है, या किसी और लैंग्वेज में है तो उसका एक ट्रांसलेशन भी आपको लगाना पड़ेगा साथ में। लैंग्वेज ऑफ द बुक इन विच इट इज़ रिटन, द नेम ऑफ द ऑथर, ट्रांसलेटर, एडिटर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है बुक का, प्लेस ऑफ प्रिंटिंग क्या है, प्लेस ऑफ पब्लिशर क्या है, नेम ऑफ द फर्म ऑफ द प्रिंटर, उसके बाद डेट ऑफ इशू फ्रॉम द प्रेस और ऑफ द पब्लिकेशन, नंबर ऑफ शीट्स, लीव्स, पेजेस, साइज़ क्या है बुक का, द फर्स्ट इसके एडिशन कौन कौन से हैं और कितने एडिशन हैं, इसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी प्रिंट की गई हैं, उसके अलावा ये जनरल पब्लिक को बेचने के लिए है या किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है या किस तरह का है, और इसके अलावा जो है कॉपीराइट किसके पास है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आप नॉर्मली बुक्स पे देखते हैं प्रिंट होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट बताया गया है।
तो इन अ नटशेल ये था आपका ओवरऑल डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 एंड 1956 में इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया। 1956 में इसमें बुक्स एंड न्यूज़पेपर के अलावा जो पत्रिकाएं होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, पीरियडिकल्स होते हैं, इनको भी इंक्लूड किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और मुझे लगता है आपको डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 एंड 1956 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।